न्यूटन कॉमिक्स में इंसाफ का तराजू आपके लिए प्रस्तुत है। ये एक और चित्र है। शुरू करते हैं दोस्तों। हमारे राज्य में दूसरी शादी करना कितना बड़ा अपराध है, ये जानते हुए तुमने राज सिंह की पुत्री के साथ शादी की। तुम्हें इससे का दंड मिलेगा। सपन नगर महाराज चंद्र ललाट के अधीन था। सारा राज्य प्रभुता संपन्न था और खुशहाल था। महाराज अपने राज्य के उप अधिकारियों का न्याय स्वयं करते थे। उनका न्याय करने का डंका दूर दूर तक बजता था। उनके राज्य में एक कानून यह भी था कि वह व्यक्ति दूसरी शादी नहीं कर सकता था। दूसरी शादी करना महापराध था। हमारा आदेश है कि शेर सिंह को इसी वक्त 10 कोड़े लगाए जाएं, ताकि आज के बाद आने वाली नस्ल यह जान ले कि हमारा न्याय अटल है और अटल रहेगा। जल्लाद को बुलाएगा। शेर सिंह की नंगी पीठ पर कोड़े बरसने लगे। ओह रहम, मैं अपनी गलती कबूल करता हूँ। इस प्रकार चंद्र ललाट का न्याय कई वर्षों तक पवित्रता और निसंतान के चाल चलता रहा। उसकी माँ इससे प्रसन्न थी। शाबाश बेटा, मैं प्रसन्न हूँ कि तुम एक न्यायप्रिय राजा हो, कि मिसाल बन गए हो। अपने राज्य से बाहर भी तुम्हारा यश फैल गया है। यह सब तुम्हारा आशीर्वाद का फल है माँ। मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। सपनपुर का पड़ोसी राज्य शंकरपुर था। वहाँ का राजा कीर्तिवर्मा एक निर्दयी राजा था। वह अपने राज्य का विस्तार श्री गणेश संपन्न नगर को जीतना कहकर करना चाहता था। सुना है संपन्न नगर के लोग जैसा है, और वह बहुत कीर्तिवर्मा उसका विशाल सेना के साथ संपन्न नगर की सीमा पर आ गया। वहाँ एक खेमे में, जाओ चंद्र ललाट को संदेश दो कि सीधी तरह हमारी अधीनता स्वीकार कर ले या हमसे युद्ध करके हार जाए। जो आज्ञा महाराज। और जैसे ही चंद्र ललाट तक खबर पहुंची, मेरे पास सेना की कमी नहीं है, हाथी हथियार भी हैं, मगर मैं शरीर में जान रहते अधीनता नहीं मानूंगा। लड़ूंगा, लड़ते लड़ते भले ही प्राण त्याग दूं। आखिर एक दिन दोनों सेनाएं आमने सामने टकराकर घमासान नहीं हुआ। चंद्र ललाट चुकना नहीं था, इसके पीछे से वार करना चाहिए। और कीर्तिवर्मा को शुभ मिला। उसने पीछे से चंद्रवर्मा पर भरपूर वार किया। यह ले। जैसे ही चंद्रवर्मा चोट खाकर गिरा, उसका सेना हताश हो गई और भागने लगी। कायर भाग गए। पीछा करो, पकड़ो उनको। और रगत रंजित विजय लेकर कीर्तिमान नगर राज्य पर अधिकार कर लिया। याद रखो, आज से इस महल का मालिक है। हमारे महल में बूढ़े बच्चों का कत्ल कर दो और उनका रक्त से स्नान करूंगा। उधर महाराज चंद्रसेन मूर्छित अवस्था में युद्ध स्थल पर पड़े थे। तभी वहाँ एक सपन सुंदरी जैसी कमल नैनी आई और चेहरे पर तेज झलक रहा था। उसने चंद्रलाट को सहारा दिया और उठाकर अपने साथ लेकर चल दी। ना जाने कौन है, थोड़ा से आराम के बाद इससे बात करूंगा। उधर कीर्तिवर्मा जुल्म सपन नगर के वासियों पर पड़ते जा रहे थे। जाओ, जनता को सबक सिखाने कीर्तिवर्मा का राज्य कैसे रहता है। और राजमाता भी कैद में कर लिया गया और राजमाता की जान माल इज्जत चूर चूर होने लगी। जनता की जान माल। ऐसी सुंदरता को हमारे राज्य में हरम पर होना चाहिए। चलो रक्षा करो, रक्षा। कीर्तिवर्मा राज्य का कार्य बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेता। सारा दिन नाच गाना और फिजूल महफिलों में व्यतीत करता। जनता के करों के बोझ से इतना बढ़ गया कि चारों ओर तराई तराई होने लगी। खामोश, माफ कर दो, सारा
साल बारिश नहीं हुई, हमारे पास कुछ भी नहीं है, मेरा बच्चा बीमार है, रहम करो खामोश। और उधर सूर्य ललाट को लेकर एक नदी के किनारे आ गई और चंद्र ललाट अपने पानी पिलाया। ओह, थोड़ा कुछ होश आ गया। कीर्ति वर्मा ने धोखे से वार किया, उसने भी देख लूँगा। आइए, मैं आपको सब बताऊंगी, पहले मेरे महल में तो चलिए। आप सपन लोक की अपूर्ण सुंदरी हैं, कौन हो और मुझे युद्ध स्थल से उठाकर यहाँ लाने का क्या कारण है? और कमलनयनी सुंदर ललाट को एक सुंदर महल में प्रविष्ट हुई। वाह, महल तो वास्तव में अपूर्ण सुंदर है, किसी शिल्पी ने वर्षों साधना इसका नमूना है। और युवा कमलनयनी चंद्रलला को तालाब के ले आई, जिसका हाथ पकड़कर उसमें कूद गई। इसका उद्देश्य कहीं मुझे पाताल वासी तो नहीं? और चंद्रललाट आश्चर्यजनक युक्ति के साथ मंत्रमुग्ध हो चला। आओ पृथ्वीवासी, मधुर नयन राजकुमारी किरणलता मयूर लोक में तुम्हारा स्वागत करती है। और किरणलता ने उसी को पुकार कर आज्ञा दी, हमारे खास मेहमान के लिए विशेष कक्ष में ले जाओ, हमें थोड़ी देर में आती हैं। और चंद्रललाट विशेष कक्ष में पहुंचा दिया। वहाँ वह सो गया, मगर मालिक अब भी क्रियाशील था। ना जाने किरणलता की आंखों में कैसा सम्मोहन है, मन दर्पण में उसकी छवि प्रतिबिंबित होती जा रही है। और नींद खुलने पर उसे बस एक ही ध्यान था, मन चाहता है कि हर समय उसकी आंखों मेरी आंखों के सामने रहे। राजकुमारी किरण की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। ओह, वह पृथ्वीवासी है, मगर बहुत खूबसूरत है और बहादुर है। कुछ दिन बाद राजकुमारी किरणलता और चंद्रललाट एक अजीब से बंधन में बंध गई। यह किरण अब यह से जाने का दिल नहीं करता। मेरा मन यही कहता है कि आप सदा यह भूलोक मयूरलोक में ही रहें। चंद्रललाट को एक और विशेषता थी, वह अत्यंत मधुर ढंग से बजाता था। ये बांसुरी के 7 सुरों, काश तुम राजकुमारी किरण होते। और माधुरी बहुत ही मधुर धुन, तुम्हारी धुनों में मन का संदेश समाया होता और जी चाहता 8 पैर यह बांसुरी सुनती रहूं, तुम बजाते रहो। किरण के पिता थे चंद्रललाट, आने पर कोई खबर न थी। राजकुमारी को वयस हो गई है, उसका विवाह कर देना चाहिए, पुरोहित जी से बात पूछता हूँ। और एक स्वयंवर का आयोजन करूँगा, जिसमें किरण अपना मनपसंद वर चुनेगी। जयप्रदा अचानक एक दिन अपनी सुपुत्री किरण के महल की ओर आ गई। सावधान, मयूरलोक के महाराज धीराज जयप्रद जी महाराज पधार रहे हैं। ओह भगवान, अब क्या करूं? तुम्हें देख लिया तो तुम्हें मरवा देंगे, तुम्हारे नहीं जी सकते। ऐसा न कहो, तुम भारी पर्दे के पीछे छुप जाओ और ध्यान न हिलना नहीं, उन्हें शक ना हो, मैं बिल्कुल निश्चित रहूँगा प्रिय। और जयप्रद अंदर आती, किरण बेटी, अभी तुम किससे बातें कर रही थी? पापा जी, यहाँ तो कोई नहीं है, आपने किसी से बात नहीं कर रही थी? चलो, शायद ऐसा ही हो। बेटी, अब मेरा हर पिता की तरह मन चाहता है कि तुम्हारी दुल्हन बनाकर देखूं। पंडित जी पुरोहित जी को बुलाकर वर बुलाऊंगा रहा हूँ। और जयप्रद पुरोहित जी को बुलाया। कहिए महाराज, कैसे याद किया? मुझे महसूस होता है कि हम राजकुमारी का विवाह चिंता में हैं, और आज ही किरणलता की जन्म कुंडली देखता हूँ। कल
फिर दर्शन दूंगा। और पुरोहित जी कल आए और मगर हमेशा की तरह उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, वह गहन चिंता में व्यस्त दिख रही थी। पुरोहित जी, क्या बात है, आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। जान बख्शी हो तो कुछ अर्ज करूंगा महाराज। पंडित जी, आप बेसिक कहिए, क्या बात है। महाराज, राजकुमारी किरण की जन्म कुंडली में लिखा है राजकुमारी की शादी पृथ्वीवासी से होगी। खामोश। पंडित जी, आप जानते हैं अगर आपकी बात असत्य साबित होती है तो आपकी गर्दन काटी जा सकती है, समझे। परंतु महाराज, यह तो विधि का विधान है, इसमें मैं आप कुछ नहीं कर सकते। और महाराज, मेरी गणना के अनुसार पृथ्वीवासी इस समय मयूर लोक में है। वह कहाँ है, उपस्थित है, इसका पता आप करवा सकते हैं। अगर तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम्हारी बुद्धि पर अब निश्चित ही जो मुँह आया है वह बकते जा रहे हो। मयूर लोक में हमारे हुक्म के अलावा किसी भी सांस नहीं ले जाती। कहीं तुम पर अगर पता भी हिलता है तो उसकी खबर मुझ तक रहती है। मयूर लोक में कोई गैर है, मुझे खबर नहीं, यह असंभव है। आप क्रोधित न हो महाराज, जांच करवा सकते हैं, मगर यह बात सच है हो तो मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं अभी इसका जांच करवाता हूँ। और गुस्से में रात किरण के महल की ओर मुड़े। कोई भी आवाज़ न लगाना, न तुम्हें चाहता हूँ कि मैं आ रहा हूँ। जी महाराज। और किरण भी अनिष्ट आविन राजकुमारी चंद्र ललाट की बातें कर रही थी कि इंद्रप्रस्थ वहाँ पहुँचे। राजकुमारी, काश कि तुम मेरी इकलौती संतान न होती। इन नीच प्रतिवासी के साथ साथ मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा देता। तुम्हारी हरकतों से मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया है। पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे अपनी मान मर्यादा आप जितना ही ख्याल है, आप मुझसे विश्वास होना चाहिए कि मैं कभी मर्यादा नहीं तोड़ सकती। मन चंद्रलाट भी तोड़ा। महाराज, हम दोनों एक दूसरे के साथ पवित्र बंधन में बंधे हैं, मगर यह प्यार का पवित्र बंधन उतना ही आदर्श है जितना चांद और चकोर है। हम किसी भी आपके सुख दुख का कारण नहीं बनना चाहते। चंद्रलाट के वीर सवार और बातें से प्रभाव हुआ जयप्रद पर पहुंचा। सारी बातें छोड़ो, पहले यह बताओ तुम यहाँ कैसे पहुँचे। यह मैं बताती हूँ पिताजी। एक दिन मयूरलोक की धरती से पर सैर करने के लिए गई हुई थी। अचानक एक जगह पर रथ का पहिया टूट गया और मेरे साथ सैनिक ने रथ के पहिए को ठीक करते पेड़ की छाया में विश्राम करने लगी। जल्दी ही करो, पिताजी को चिंता कर रही होंगी। जो आज्ञा। और कुछ संयोग से हमें थोड़ी दूर पर चंद्रहाट युद्ध कर रहे थे। इनकी सेना भी उस युद्ध में शामिल थी। मेरी कुछ देर युद्ध में चीख पुकार बंद हो गई तो मेरी नज़र इन पे पड़ी। युद्ध भूमि पर अचेत पड़े थे। चील कौए इनके मांस नोचने को तैयार थे। जाओ, उस अचेत पृथ्वीवासी को उठाकर मयूर नगर ले आओ। हम जाते हैं, तुम आ जाना। जैसी आज्ञा राजकुमारी। और महाराज जयप्रद सारी बातें जान चुका था और कुछ सोचते हुए, देखो योग, यह रिश्ता तो हो सकता है, लेकिन मगर सोच लो, तुम कहीं समझे। आप चिंता न करो महाराज, राजकुमारी की हर तरह से रक्षा करूंगा। यह मेरा परम कर्तव्य है कि मैं वचन देता हूँ, अपने जीवन रहते यह कर्तव्य निभाऊंगा। और शुभ अवसर पर राजकुमारी किरण का विवाह चंद्रलाट के साथ हो गया। अब तो प्रसन्न हो, यह भी पूछने की बात है। और चंद्रलाट 1 वर्ष तक मयूरलोक में रहा। राजकुमारी किरण के साथ अपने कक्ष में बैठा रहता और उसके अपनी माता जी का भी ध्यान आ गया। स्वामी, क्या बात है, आप मुंह मंडल चिंता का विषय छाया क्यों है आज। प्रिय, कुछ विशेष नहीं है, मैं अपने राज्य और माता की याद कर रहा हूँ, मुझे जाना चाहिए होगा।
यह बात महाराज को मालूम नहीं हुई। उन्हें संघर्ष स्वीकृति दे दी। वह अपने दामाद को हर तरह से खुश देखना चाहते हैं। आपकी बेटी की खुशी की थी। और जल मार्ग से होकर चंद्रललाट मयूरलोक से जैसे ही धरती लोक पाया, उसका रथ इंतजार कर रहा था। वह उसमें सवार होकर अपने देश की ओर चल पड़ा। और चंद्रललाट के आने की खबर महल पहुंची। यह अत्यंत खुशी की बात है। महामंत्री सीमा पर देख रहे थे। आज उसका संचेत करा देना चाहती हैं कि कीर्ति वर्मा का जीवित नहीं छोड़ेगा। उसे सीधा यहाँ नहीं आना चाहिए था और रत्नलोक में था। तुम लोग जाकर सीमा के नज़दीक इंद्र ललाट से मिल उनका हाल सुनाना। मैं क्या उनकी यह मजाल। और चंद्रललाट गुस्से में तिलमिला उठे। जिसने राजमाता को हमने भगवान से ऊंची पदवी दी, उसी माँ को इतने कष्ट भोगने को पड़े। कसम इष्ट देवता की, कीर्ति वर्मा की जुबान काट दूंगा, जिसने उन्होंने माँ को जेल डालने की हुक्म दिया था। और चंद्रललाट उस समय गांव में जाकर सैनिकों और बल इकट्ठा करने लगा। और लोग उसे चाहते थे। ठीक है, पहले मैं उसकी सेना को पुनर्गठन करूंगा, फिर। और कुछ मालूम है आप लोगों को किस पिस रहे हैं। दिन दूर नहीं जब हम सब मिलकर इस जालिम को मार गिराएंगे। विश्वास पात्र सैनिक और नए सैनिकों का परीक्षण देने लगे। और नव सिंह, कितने सैनिकों हमारे पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार हैं? 10,000 घुड़सवार, 20,000 पैदल योद्धा पूरी तरह तैयार है महाराज। बहादुर सिपाहियों, अब वक्त आ गया है कि हमें सिर दी कीर्ति वर्मा पर आक्रमण कर देना चाहिए। हम सब अब तुम सब पर नाज है। और अगर भगवान ने चाहा तो हमें विजय होगी। और इस सब की सूचना कीर्ति वर्मन को वो भी जा पहुंची। इसका मतलब कि वह मरा नहीं, मगर अब नहीं बचेगा। और दोनों सेनाएं में आखिर युद्ध चल पड़ा। युद्ध में कीर्ति वर्मा के सैनिक निष्क्रिय नजर आ रहे थे। कीर्ति वर्मा युद्ध में भी कुछ विशेष नहीं कर पा रहा था। आखिर कीर्ति वर्मा ने चंद्र के दूसरे आमने सामने थे। सुनो कीर्ति, आपने राजाओं जैसी कोई बात नहीं है। जनता के साथ इस का फल आज तुम्हें दूंगा। और चंद्रहाट की बात पूरी नहीं कर पाई थी। कीर्ति वर्मा ने भाला फेंक कर मारा। लो, वार से बचाओ। और चंद्रहाट उसे स्वामी नागी नागिना धनुष पर चढ़ा और निशाना छूटा। संभल जाओ, तुम्हारी मौत इस तीर की नोक पर आखिरी सांस ले रही है। और कीर्ति वर्मा संभलने से पहले ही चंद्रललाट ने युद्ध में पताका काट डाली। और अंत में कीर्ति वर्मा को घेरा। मेरी पूज्य माता को कष्ट वाला बच नहीं सकता, संभल। और अग्नि चंद्रललाट की तलवार एक बार ने कीर्ति वर्मा की गर्दन शरीर से अलग हो गई। अब मैं जाकर अपनी माँ से मिलूं। रानी सुंदरता, अपनी धर्मपत्नी को भी मैं भूल ही गया था। कैसे काटा होगा मेरे बिना उसने इतना समय, क्या कष्ट सही होंगे। और चंद्रललाट ने भारी विजय का राजधानी में उत्सव मनाया गया। चंद्रललाट खुशी मन से अपने महल पहुंचा और राजमाता ने उसे वीरपुत्र की आगमनी की खड़ी थी। प्रणाम माँ। आओ वीरलाल, आज तुम्हें मुझे सेनापति आज़ाद करवाने के लिए तुम्हारी सारी बहादुरी कथा सुना दी। मुझे तुम पर अभिमान है। तुम्हारी आयु लंबी करे।
समय का चक्कर चलता रहा और चंद्रलाट सुलोचना के साथ सुख से साथ रहता हुआ मेरलोक और राजकुमारी किरण को भूल सा गया था। सुनो, तुमने मुझे यहाँ नहीं बताया कि तुम 1 वर्ष तुमने क्या और कैसे बताया। ओह, मैं साधुओं की संगत में हिमालय पर चला गया, मगर तुम्हारी याद लगातार सताती रही। और रानी सुलगता मानो चंद्रलाट की दुखती रगों पर हाथ रख दिया। ओह भगवान, मैं क्या कह कर बैठे। यह अचानक, यह जानते हुए भी हमारे विधाता और दूसरी शादी करना अपराध है। मैंने किरण की शादी की। ओह, मैंने किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहा। मैंने 2 औरतों से धोखा दिया है, एक रानी सुलोचना, दूसरी किरण। क्या सोचा होगी मेरे बारे में। और मैं भी कितना बड़ा धोखेबाज। मैंने अपनी आत्मा को सारी ज़िंदगी दूसरों की आत्मा के कितना धिक्कार रही होगी। और दिन रात इसी चिंता में घुलते घुलते आखिर महामंत्री को कुछ शक हुआ और चिंता में बैठे कारण पूछा। जब मैं राज्य में वापस आए तो चिंता में रहते हैं। क्षमा करें महाराज, मैं कुछ विनती करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ महामंत्री आप क्या कहना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कल से राज का भी संभाल सकूँ। समय के साथ साथ चंद्रलाट राजकुमारी किरण को पूरी तरह भूल गया और राज चलाने में पहले की तरह दिल से में प्रस्त रहने लगा। प्रजा के हर सुख दुख का ख्याल रखो, चाहे वह कुएं नहीं तो वहाँ खुदवाओ, छाया के लिए वृक्ष लगवाओ, जैसी आपकी आज्ञा। प्रजा अपने महाराज से पूर्णतः संतुष्ट थी। वह उसकी तारीफ होती। हमारे महाराज देवता है, हाँ कितना ध्यान रखते हैं, हाँ बड़े भले हैं। यह अच्छा हुआ कि समय रहते महाराज ने चितैया और अब वह पहले की तरह कार्य प्रसन्न है। उधर मयूरलोक में राजा जयप्रद बेतरतीबी से लल्लाहट का इंतजार कर रहे थे। ओह, कब तक उसे वापस आ जाना चाहिए था। पूरे 3 वर्ष हो गए हैं उसे गए हुए, न जाने क्या हुआ हो। धरती वासी का क्या भरोसा। मैं अभी जाने मनोरमा से शादी किरण से साथ कर बैठा और दिन पर दिन बीतते गए। एक दिन वो पृथ्वीलोक पर भेजता हूँ, न जाने किसी मुसीबत में ना फंस गया हो या किसी और बात हो गई हो। राजकुमारी किरण भी दुख गिरस्ती। अगणित मेरा मन डूबा जा रहा है, भगवान भला करे। और पहली पैर दिन कहीं उन्होंने दिन महान वर्ष दूसरी शादी तो बीत गई और बहुत ही मेरी शुद्ध क्यों नहीं ली। कहीं उन्होंने दूसरी शादी तो नहीं कर ली। नहीं, यह नहीं हो सकता। प्रणाम महाराज। इस दूत पृथ्वी से लौट कर आया। क्या समाचार लाए हो चंद्रलाट। राज्य में खुशहाल मंगल तो है। क्षमा करें, खबर कुछ अच्छी नहीं है। राजकुमारी से शादी से पूर्व विवाह था। आज कल वो अपनी पत्नी के साथ सुख से रह रहा है। इतना बड़ा धोखा, विश्वासघात किया आप अपने आप से। दूत, इतना तुम कहते थे प्रसाद आग उबला हो गया और खबर राजकुमारी तक भी पहुंची। तुमने मुझे धोखा दिया बेटी। उसने तुम्हें धोखा दिया है बेटी, धोखा दिया है, अपनी आत्मा को धोखा दिया है। हम उसे नहीं, अब चुप नहीं रहेंगे बेटी। हम चलकर उसे पूछेंगे कि हमने उसे क्या बुरा किया था, क्यों उसने ऐसा करना पड़ा। और जयप्रद ने किरण सपनलोक से चल पड़े। राजकुमारी ने अपने पिता को वचन लिया कि वे क्रोध नहीं करेंगे। और उधर चंद्रलाट दरबार में अन्य दिनों की बाती लगाया था। राजमाता दरबार में विद्वान थी और दरबार में आकर खबर दी, महाराज एक वृद्ध और एक युवती आपके दरबार में आना चाहते हैं। दरबार आज्ञा मिलते ही अंदर उन्हें आदर से लिए आओ। देखते ही चंद्रमन चौंका। ओह, यह तो यहाँ लगता है बुरा ग्रह है, सब कर रहा है। हमें इंसाफ चाहिए राजमाता। राजमाता
देखकर हस्तप्रस्त रह गई कि वृद्ध सीधा उससे संबोधित हुआ। मैं आपके पास इस उम्मीद में आई हूँ कि आप मुझे इंसाफ दिलाएंगी। तुम्हें क्या कष्ट है? आपको वचन देते हैं कि आखिरी सांस तक आपको इंसाफ होगा। आपके इंसाफ की चर्चा बहुत दूर दूर तक है। इंसाफ का तराजू कभी डोला नहीं है, झुका नहीं है। आज एक वृद्ध बाप अपनी दुखियारी बेटी के साथ उस इंसाफ के तराजू की बराबरी की जांचने आया है। मुझे उम्मीद है कि यह इंसाफ का तराजू अब भी दोनों पाले बराबर ही बनाए रखेगा। आपके राज्य में एक व्यक्ति है जो विवाहित था और जानबूझकर मेरी बेटी से धोखे में रखा, और वह कुंवारा है और उससे मेरी बेटी से दूसरी शादी की, और यह वर्ष तक मेरी बेटी के साथ रहा और अचानक चला आया। उसकी क्या सज़ा है? आपके इंसाफ देंगी? हमारे राज्य में दूसरी शादी करना अपराध है। इसकी कड़ी सज़ा है भी मिलेगी। और उस व्यक्ति का नाम बताओ। कहीं ऐसा न हो कि व्यक्ति का नाम सुनते ही इंसाफ का तराजू डगमगा जाए और इंसाफ डोल जाए। नहीं, इंसाफ नहीं, नहीं बेटी, इंसाफ यह भी देखता है कि अपराधी कौन है, उसका नाम बताओ। एक बार फिर सोच लो, हो सकता है इंसाफ के तराजू की छाया में ही पल रहा हो। मैं आपकी बात समझ नहीं रही। उस व्यक्ति का नाम बेहिचक बता दो, इंसाफ होगा। तो सुनिए राजमाता, वह है चंद्र ललाहट। क्या कह रही हो? हाँ राजमाता, वह अपराधी आपका बेटा सपन सोर नगर में जाकर राजा चंद्र ललाहट है। वो क्षण भर के लिए सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। निष्फल तोड़ी राजमाता ने। ठीक है, अगर अपराधी है तो इसे राज सजा मिलेगी। वर्षों से चला आ रही वचन वृद्ध परंपरा को एक भूल के लिए तोड़ा नहीं जा सकता। चंद्र ललाहट, तुम अपराधी हो। इस सिंहासन से नीचे खड़ी हो जाओ। जल्लादों को बुलाया गया। सभी ने सामने अपराधी को पीठ पर 10 कोड़े बरसाओ। डरो नहीं, जल्लाद से हिचका। तुम्हें जो आदेश मिला है उसे पूरा करो, हमारी आज्ञा है जी। और कोड़े बरसने लगे। ध्यान हो राजमाता, आपका इंसाफ अजर है। धन्य हो। हमें आज्ञा दीजिए, अब हम चलते हैं। ऐसा आप मेरी बहू को लेकर नहीं जा सकते। समझी जी, हमारी बहू यहाँ रहेगी और हमारे साथ इसी राजमहल में। और हम इस कानून को बदल देंगे कि मानव संभाव में कुछ भी ऐसा कर सकता है। प्रेम पूर्वक रहने की आदत हो तो वह युद्ध नहीं, कभी झगड़ा न हो। हम इंसाफ के हर संभव प्रतिबंध लगा सकते हैं, किंतु भावनाओं पर नहीं। भावनाएं प्यार स्वतंत्र है और सदैव स्वतंत्र रहेगा। और चंद्र ललाट, जयप्रदा और किरण को अपनी भूल की क्षमा मांगी। हमें क्षमा कर दो, हमें इंसाफ के तराजू में अपने अधिकार समझ बैठे थे। जो बात सब भूल जाने को हमारी भलाई है। चंद्रलाट कई वर्षों तक निष्ठापूर्वक सपन नगर में शासन करता रहा। हमारा ध्यान रहे कि इंसाफ का तराजू हमेशा निष्पक्ष और स्वच्छता रहे। हमारे राज्य में की जनता श्रवण सुख भोग रही है, इसमें कोई दुख नहीं है। राज्य में पाठशालाएं और विश्राम गृह और होने चाहिए, और उन दोनों पत्नियों के संयोग देता और वह खुशी से रहने लगे। दोस्तों, पेश है अंधों की संख्या। एक दिन बीरबल, हम यहाँ जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य में कितने अंधे हैं। सारे देश में आधे से ज़्यादा लोग अंधे हैं। क्या कह रहे हो तुम? 2 दिन के बाद आपको अंधों की सूची मिल जाएगी। बीरबल एक जगह पर बैठा चारपाई बुनने लगा। क्या हो रहा है? और कोई पूछता, क्या कर रहा है? और कोई इस सूची में नाम लिखवाता। यह सब अंधे हैं, किसी
को भी समझ में नहीं आ रहा, चारपाई बुन रहा हूँ, सब पूछ रहे हैं। और भाई राजा जी, बड़ी दोपहरी में क्या कर रहे हो? लो, एक और अंधा सूची में लंबी हो गई। अंधों की सूची बढ़ती जा रही थी। वाह बादशाह अकबर, कहो बीरबल, यहाँ बेवकूफ़ों की तरह क्या कर रहे हो? कुछ काम दाम नहीं है क्या? जहाँपना आप, वाह जहाँपना, यहाँ तो जहाँपना भी खुद अंधे हैं। लीजिए महाराज, अंधों की सूची तैयार कर ली है। बड़ी लंबी है और दिलचस्प सूची है, ध्यान से पढ़िएगा। 2 दिन बाद अंधों की सूची लेकर दरबार में आया। ओह, यह क्या कर लाया यह बीरबल? यह क्या गुस्ताख है बीरबली? अंधों की सूची में तुमने हमारा नाम और मेरी दोनों आंखें। महाराज, उस दिन सब देख रहे थे कि चारपाई बुन जा रही थी और सब ने पूछ क्या कर रही हैं। आप भी सोचिए, अंधे हुए या नहीं हुए, आप बादशाह हैं, इसलिए सब के ऊपर आपका नाम ही आया है। वाह, तुम लाजवाब हो बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी भी मुगल सम्राट को अनमोल रत्नों से नवाजा है। समाप्त दोस्तों।